एवरीवन, कैसे आप? अभी हम बात करेंगे क्यारेन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के बारे में। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्यारेन बोलूंगा। तो एज यूजुअल इस स्टॉक का हम सबसे पहले करेंगे टेक्नो फंडा एनालिसिस। तो हम टेक्नो फंडा में सबसे पहले करेंगे टेक्निकल, और एज यूजुअल आपको पता है, अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो मैं प्राइमरी ट्रेंड समझता हूं विद द हेल्प ऑफ डाउ थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे मंथली चार्ट, वीकली चार्ट। इन दोनों चार्ट को देख के हम ट्रेंड पता करेंगे और फिर जाएंगे हम डेली चार्ट में और वहां पे समझेंगे कि कहां पे एंट्री हो सकती है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये है मंथली चार्ट। अभी देखो, इस स्टॉक का डेब्यू हुआ है अक्टूबर 2024 में, मतलब लेस देन 2 इयर्स। ठीक है ना। और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, मतलब कोई भी इंडिकेटर या प्राइस एक्शन का यूज नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक हाई टाइम के ऊपर है, मतलब एक ब्रेकआउट करा है इसने मंथली चार्ट पे, और जो ऑल टाइम है ये उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है मंथली चार्ट पे जो क्यारेन का चार्ट है, इट इज वेरी बुलिश और ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, अभी हम फटाफट चलते हैं वीकली चार्ट। ठीक है, अभी यहां पे हम पूरा प्रॉपर्ली स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं चार्ट का। देखो, आप यहां पे देखो, मैं कुछ जिगजैग पोजीशंस बना रहा हूं। ठीक है, राइट। आप यहां से देखो, ये क्या है? ये है लोअर हाई, ये उससे भी नीचे है ये वाला हाई, ये भी लोअर हाई, और यहां पे अपर हाई, हायर हाई जिसको आप कहते हो। यहां का लो देखो, ये है लोअर लो, फिर ये उससे कम नीचे है, ये भी लोअर लो, और यहां पे बना है हायर लो। मतलब क्या है ना, मोल्डिंग का मतलब क्या है, जो मैंने आपको हायर हाई या हायर लो बोला ना, इसका अर्थ यह है कि यहां से इस पोजीशन से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। जो ट्रेंड पहले चला आ रहा था लोअर लो लोअर हाई का, वो ट्रेंड रिवर्सल हुआ और बन गया ट्रेंड हायर हाई हायर लो का। वीकली चार्ट में ये ट्रेंड रिवर्सल बता रहा है कि जो सेलर था स्टॉक में, जो पावरफुल सेलर था, वो निकल चुका है, उसने अपनी पोजीशन वाइंड अप कर ली है और कोई बायर घुसा है विद अ गुड वॉल्यूम। ठीक है, ये था वीकली चार्ट। अब हम फटाफट चलते हैं डेली चार्ट पे। अभी डेली चार्ट आपको पता होगा मैं क्यों यूज करता हूं। डेली चार्ट का यूज एंट्री के लिए होता है। ठीक है, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट मैं यूज करता हूं ट्रेंड समझने के लिए, और मैं स्टॉप लॉस भी मंथली और वीकली चार्ट के हिसाब से लगाता हूं, डेली चार्ट के हिसाब से नहीं। बिकॉज डेली चार्ट में बहुत सारे विपशॉ होते हैं। मतलब विपशॉ कैसा होता है कि प्राइस वहां जाएगा, क्लोजिंग नहीं होगी, फिर ऊपर चला जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है, आपका फालतू का स्टॉप लॉस निकल जाता है। तो मेरा 99.9% केसेस में जो डेली चार्ट होता है वही, मतलब उसको मैं सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए यूज करता हूं। ठीक है, अभी देखो आप, ये जो प्राइस दिख रहा होगा ये स्टॉप लॉस रहेगा एज पर द मंथली और वीकली चार्ट। ठीक है, ध्यान से समझना है यहां पे। यहां से देखो, यहां से एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल हुआ, जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया था। ठीक है, यहां तक रिवर्सल हुआ, फिर यहां पे बनता है बुलिश फ्लैग। आप देखो, यहां पे थोड़ी देर के कंसोलिडेशन हुआ और एक पैटर्न बन रहा है, कंसोलिडेशन भी कर सकते हो और लोअर लो एंड लोअर हाई का। फिर इस फ्लैग का यहां पे एक ब्रेकआउट होता है, और फिर अगर आप देखो तो ये स्टॉक यहां तक बनाता है हायर हाई और हायर लोअर, फिर से इसने एक लोअर 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 हाई बनाना शुरू कर दिया है। मतलब डेली चार्ट पे स्टॉक का ट्रेंड निगेटिव है, बट वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। सो यहां पे भूल कर भी मैं शॉर्ट का ट्रेड नहीं कर सकता हूं, यहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग का ही ट्रेंड करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि हम कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये जो प्राइस है ये ऐसे आता है और यहां पे ये साइडवेज पोजीशन बनाता है और फिर यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं देखूंगा कि यहां पे हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनना शुरू हो गया है डेली चार्ट में, मैं अपनी एंट्री कर दूंगा। अभी एंट्री कितनी करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जनरली कैसे करता हूं ना, कि सपोज अगर मुझे पोर्टफोलियो का, जो मेरा पोर्टफोलियो साइज है, जो भी साइज है उसका 10% लगाना है, तो मैं इनिशियली 3% ही लगाता हूं। ठीक है, और उसके बाद हम पैरामीटिंग करते हैं। पैरामीटिंग कैसे करेंगे? पैरामीटिंग के लिए जब प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा, मैंने यहां पे लगाया 3.5 जो भी परसेंट लगाया, ठीक है ना, और जब इसके ऊपर चला जाएगा और फिर यहां से जब रिट्रेसमेंट आना शुरू होगा, तब मैं अगला 3.5% लगाऊंगा। इसको पैरामीटिंग कहते हैं। पैरामीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि इससे आप
अच्छा पैसा बना। तो देखो ऐसा मेरा कोई भी रूल नहीं रहता है कि एक स्टॉक में 2%, 3%, 5%, 10% लगाना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फालतू सब बात है, बिल्कुल फालतू बात है। इवन जो मेरे मेंटीज है, मैंने 2 स्टॉक मेरे पास ऐसे हैं जिसमें मेरा 20% का पोर्टफोलियो, मैंने स्टार्ट करा था 3% से, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट होता गया और मैं हर एक रिट्रेसमेंट में खरीदते गया। ठीक है ना। तो मेरा मानना है ना कि आपने सुना होगा विनर्स को आप रिवॉर्ड करो। तो विनर्स को रिवॉर्ड आप तभी करोगे ना जब उसमें आप पैरामीटिंग करोगे, सिर्फ बोल के तो होगा नहीं। होप आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी। अगर कियारन का स्टॉक कभी भी इस पॉइंट के नीचे आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है, तो इसका प्राइमरी ट्रेंड हो जाएगा निगेटिव और मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा। होप ये क्लियर होगा। ठीक है। अभी हमने टेक्निकल में क्या देखा, हमने प्राइमरी चार्ट देखा। प्राइमरी चार्ट में हमने देखा मंथली और वीकली। वीकली में हमने क्लियरली देखा कि कैसे वीकली में जो पहले लोअर हाई बन रहे थे वो हायर हाई और हायर लोज बनते हैं। ठीक है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूं। डेली चार्ट जब आप देख रहे हो तो आप देखना यहां पे, ये आप वॉल्यूम देखो। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 18.35 शेयर का, मतलब 1,80,00,000 शेयर, फिर 1,20,00,000 शेयर, फिर 80 लाख शेयर, फिर 1,20,00,000 शेयर, फिर 55 लाख शेयर। ठीक है। तो मोटा मोटा यहां पे 4-5 करोड़ का शेयर ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है। अभी ध्यान समझना, आप जाके कियारन का हिस्ट्री देख लो, इतना पंच ऑफ शेयर कभी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और ये ट्रांजैक्शन कब हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजैक्शन तब हुआ है जब स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम पे लोअर लो एंड लोअर हाई से हायर हाई और हायर लो का पोजीशन बनाया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पोजीशन किसी रिटेल ने नहीं बनाई है। यहां पे कोई इंस्टीट्यूशनल बायर, कोई फंड हाउस, कोई पीएमएस ने एक अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन कर रहा है। और जब मैं आपको आगे बताऊंगा इनका जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है बिजनेस का, प्लस जो कॉन कॉल में था और जो पीपीटी में हमें इन्होंने प्रोजेक्शन बताया, वो सारी चीजें अलाइन कर रही है। मतलब टेक्निकल से फंडामेंटल और कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है फॉर द अपकमिंग बिजनेस, एवरीथिंग इज रेजोनेंस। तो ये जो ऐसा स्टॉक होता है ना, दिस इज अ, मतलब मैं बोल सकता हूं इट इज अ टूल टू क्रिएट द वेल्थ। और मैं फिर से रिट्रेट कर रहा हूं, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आई नेवर यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी टारगेट, कि बिकॉज टारगेट किसी को पता नहीं रहता है। और स्पेशली ऐसे स्टॉक में जहां पे फंडामेंटल्स ही बहुत स्ट्रांग रहे, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा हो, रेवेन्यू बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पैट मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब हम जाएंगे फंडामेंटल चार्ट पे। फंडामेंटल चार्ट पे जाने से पहले, इफ एनी ऑफ यू वांट टू हैव अ काइंड ऑफ मेंटरशिप फ्रॉम मी, तो यू कैन जस्ट गो ऑन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन इन यूट्यूब और आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। मैं आपको नटशेल दे देता हूं। मैं 2 तरीके का मेंटरशिप करता हूं। एक होता है मेरा नॉर्मल मेंटरशिप, वो 2 महीने का रहेगा। उसमें हर एक वीक मैं आपसे 1-to-1 बात करूंगा और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको फंडामेंटल और टेक्निकल जो स्किल है, जो मतलब पॉइंटर्स है, उस पर काम करना है। आई विल डू ए हैंड होल्डिंग फॉर यू। साथ साथ बिकॉज मेरा एक स्किल ये भी कि वी मेक मनी ऑन शॉर्टिंग ऑल्सो। जैसे एक शेयर अच्छा है, टेक्निकली अच्छा है, मैनेजमेंट पॉजिटिव है, फंडामेंटल भी अच्छा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बाय करते हैं। सिमिलरली अगर एफएनओ स्पेस में कोई ऐसा शेयर है जिसका फंडामेंटल भी नीचे जा रहा है, मैनेजमेंट का जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत निगेटिव है और टेक्निकल भी नीचे जा रहा है, तो मतलब इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। ठीक है ना। सो एज एन एग्जांपल मैं क्या टारगेट करता हूं कि अगर 40-50% इफ आई हैव टू मेक मनी इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 10-12% तो आराम से बन सकता है। और मेरा कल्याण ज्वेलर्स में, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करोगे ट्विटर पे, तो मैं बहुत पहले से मैंने शॉर्ट करके अच्छा पैसा बनाया कल्याण ज्वेलर्स में। ठीक है ना। उसके अलावा हम यूएस स्टॉक के बात करेंगे। जो दूसरा मेरा मॉडल है उसमें होता है 1-to-1 इंटरेक्शन। वो मैं घंटे के हिसाब से बात करता हूं। अगर आपका कोई भी शेयर का या कोई भी फंडामेंटल टेक्निकल रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन आवरली बेसिस। बोथ द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, गो एंड चेक। चलो अभी हम फंडामेंटल पे जाते हैं। ठीक है। तो यार सबसे पहले ना मैं आपको इसका फंडामेंटल समझा देता हूं कि कियारन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। अभी ये हीट एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी ध्यान समझना, 2 चीजें होती है, एक होता है कंडेंसर कॉइल और एक होता है इवेपोरेटर कॉइल। ठीक है। अभी सबने देखा होगा फ्रिज घर पे, और सबने देखा होगा ऑलमोस्ट सबके घर में आजकल एसी रहता है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। ठीक है। तो मैं स्प्लिट एसी की बात कर रहा हूं। स्प्लिट एसी में 2 पार्ट रहते हैं। ठीक है ना। एक रहता है जो हम लगाते हैं रूम के अंदर और एक रहता है बाहर। ठीक है। तो जो अंदर रहता है ना वो है इवेपोरेटर कॉइल, और जो हम रखते हैं स्लैब पे रखते हैं बाहर, वो है कंडेंसर कॉइल। अब इवेपोरेटर कॉइल क्या होता है,
आप समझो, इवेपोरेटर कॉइल जो होता है ना, कॉइल जो होता है वो हीट को ऑब्जॉर्व करता है। मतलब आपके रूम में जो लगा हुआ है ना, वो इवेपोरेटर कॉइल है, वो हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण आपको ठंडक मिल रही है, ठीक है। और जो आप बाहर जाके देखोगे तो वहां पे गर्म दिखता है, मतलब गर्म लगेगा आपको, तो वो है कंडेंसर कॉइल। सेम अप्लाइज टू द फ्रिज ऑल्सो। फ्रिज को जब आप खोलोगे तो आपको ठंड लगेगी, क्योंकि वहां पे है इवेपोरेटर कॉइल, ठीक है। और जब आप पीछे जाओगे तो ऑब्वियसली जो नए फ्रिज में तो दिखता नहीं है, अगर आप पहले जमाने के, मतलब अगर आप 2000 के लगभग के जाओगे ना फ्रिजेस में, जो पुराने मम्मी जब शुरू शुरू में घर में फ्रिज आया था तो देखते हो कि कॉइल लगा रहता था, तो वो था कंडेंसर कॉइल, ठीक है ना। ये जो सारी चीजें होती है ना, यही है हीट एक्सचेंजर, और बस इसी का काम करती है केआरएन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। केआरएन क्या करती है? केआरएन काम करती है हीट एक्सचेंजर का, और प्रिंसिपल यही है कंडेंसर कॉइल का और इवेपोरेटर कॉइल का, जैसा फ्रिज और एसी में काम होता है, ठीक है। कंपनी क्या करती है? कंपनी करती है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है। ये कहां कहां पे काम करेगा? ये काम करेगा आपको एयर कंडीशनिंग में। एयर कंडीशनिंग कहां कहां होती है? एयर कंडीशनिंग होगी आपके घर में, हो सकती है मॉल्स में, हो सकती है ऑफिस में, हो सकती है। रेफ्रिजरेशन काम करता है, मतलब जो फ्रिज कंपनी है उनके लिए, या फिर जो कोल्ड स्टोरेज होता है उनमें यूज हो सकता है, फिर कार और बसेस में यूज होता है, फिर फैक्ट्रीज, शिप, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। अभी केआरएन जो हीट एक्सचेंज है, ये मतलब उनका बिजनेस जो मॉडल ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो इनका होता है B2B। अभी B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब इनका जो कस्टमर है वो रिटेल कस्टमर है, मेरे ऐसे आपके लोग नहीं है। ये क्या करती है ना, ये हीट जो एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है ना, जो कॉइल्स होता है, कॉइल्स बनाती है। और ये कॉइल्स मेनली रहता है फिन एंड ट्यूब्स में। जो फिन होता है वो बना रहता है कॉपर का, और ट्यूब्स बना रहता है एल्युमिनियम का। अभी ये नाम नहीं याद करना है फिन एंड ट्यूब, बस हमको समझना है क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप नाम मत याद करना। तो ये क्या करती है ना, ये इसने वो डिजाइन बनाया और मैन्युफैक्चर करा, और इसको ये ओईएम्स को देती है। अभी ओईएम्स क्या है? ओईएम्स होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। मतलब जैसे एसी की कंपनी है, उसका कौन होगा? ओईएम। वोल्टास होगा, ब्लू स्टार होगा, हिटैची होगा, एलजी होगा, ठीक है, राइट। बस ये डिजाइन करेगी और ये ओईएम्स मैन्युफैक्चरर को दे देगी, ठीक है, और इनको पैसा मिलता है। अभी तो इनका बेसिक बता दिया। अब हम फटाफट इसका फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन में चलते हैं, और वहां पे बस 2 स्लाइड देखते हैं। हमें समझना बस ये है कि कंपनी का फ्यूचर क्यों अच्छा हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है ना। मैंने आपको सारी चीजें बताई कंपनी क्या करती है, उसमें अपने को नहीं समझना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है कंपनी क्या करती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। अभी ये देखो प्रेजेंटेशन क्या है। यहां पे इस प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा होगा इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर कंसोलिडेटेड बेसिस। तो अगर आप देखो, मैं यहां पे एक मार्केट यूज कर लेता हूं, राइट, सो इट विल बी मोर इविडियंट फॉर यू। देखो आप, फाइनेंशियल ईयर 26 का टॉप लाइन है 600 करोड़, उससे पहले 429 करोड़ और 308 करोड़। अप्रॉक्स जो अपना टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 26 ओवर फाइनेंशियल ईयर 25, ये ग्रो करा है 45% से, ठीक है, विच इज अ गुड ग्रोथ। और अगर आप 3 साल में देखो तो 2 साल में अप्रॉक्स टर्नओवर डबल हो चुका है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, वो आते हैं, हम देखते हैं अपना इबिटा पे, ठीक है। इबिटा में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, और प्रोपोर्शनल जो ग्रोथ है इबिटा में, दैट इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट ग्रोथ इन रेवेन्यू, ठीक है। यहां पे क्या था? फाइनेंशियल 25 में था 70 करोड़, अभी हो गया 112 करोड़, विच इज वेरी गुड। सिमिलरली आप देखो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी फाइनेंशियल ईयर 26 का इज 12.54% और लास्ट ईयर था 11.97%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो टॉप लाइन आपका बढ़ रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। टॉप लाइन कितने से बढ़ रहा है? टॉप लाइन अप्रॉक्स 45% से बढ़ रहा है। 2 साल में कंपनी ने अपना टर्नओवर डबल कर दिया। जो इबिटा मार्जिन है वो भी एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? एक्सपैंड कर रहा है कि इसका अर्थ है कि कंप्रेशन नहीं आ रहा है, विच इज अ गुड थिंग। और तीसरा चीज है कि इनका नेट प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन नेट ग्रोथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल प्ले कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज यहां काम कर रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण आपको एक अच्छा खासा ईपीएस भी मिलेगा, ठीक है, आरओईसी भी बढ़ेगा आपका, ठीक है। ये हो गया इनका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। अभी देखो, जो शेयर मार्केट होता है ना, वो प्रेजेंट पे हमेशा काम नहीं करता है, फ्यूचर में क्या अच्छा होने वाला है उस पर काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम फटाफट यहां से जाएंगे उस पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। यस, दिस इज द पेज नंबर 12। पेज नंबर 12, जब अगर आप केआरएन के इन्वेस्टर हो ना, तो इस पेज नंबर 12 को जाके पढ़ना और समझना, ठीक है। अभी देखो, जैसे इनका ना एक प्लांट है, 2017 में जब कंपनी बनी तो इन्होंने एक प्लांट लगाया, और ये जो प्लांट है यहां पे देखो आप, जस्ट होल्ड ऑन, ये कोई निवराना जगह है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है ना।
अलवर जिला में, राजस्थान में। तो इसका जो कैपेसिटी है ना दैट इज क्लोज टू 450 करोड़ और अप्रॉक्स 90% लगभग इसका कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहा है ये लोग, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 100 हो जाएगा इस साल। जो दूसरा इन्होंने प्लांट बनाया है दैट इज KRN HVAC प्रोडक्ट। अभी HVAC क्या है? हीट, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट, ठीक है, समझ गया। वो इन्होंने कमेंस किया है मई 2025 में और मैनेजमेंट ने बताया कि फाइनेंशियल 26 में उसका 10% तक का ही कैपेसिटी एक्सपेंशन यूटिलाइजेशन हुआ है। अभी इसका रीजन क्या रहता है ना, आप समझो। मैनेजमेंट ने कहा कि मई में 2 ये स्टार्ट हमने कर दिया था, बट अभी जो मार्च गया है वहां तब से इसमें फुल फ्लेजेड काम शुरू हुआ है, ठीक है। इसका रीजन ये रहता है ना कि जैसे आपने एक नए प्लांट बनाया तो ऐसा नहीं होता है कि वहां से आप मतलब पूरा काम शुरू कर सकते हो। फिर आपके वेंडर आते हैं, उनका QA टीम आता है, क्वालिटी कंट्रोल का, वो आके सारे चेक करता है। वो जब ओके देता है तभी आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो वो स्टार्ट हो गया था मई 2025 में, बट इनका भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम कुछ बाकी था, प्लस जो इनके वेंडर से उससे अप्रूवल नहीं आया था, जिसके कारण जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दूसरे प्लांट का वो 10% ही हो पाया फॉर फाइनेंशियल 26। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पहला प्लांट है उसका है कैपेसिटी 450 करोड़, जिसका 90% यूटिलाइज हुआ है, जैसे मैंने बताया। जो दूसरा प्लांट है उसका कैपेसिटी है 1800 से 2400 करोड़। आप यहां पे देखो भाई साहब, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो तो बन जाता है 2250 से 2850 करोड़। फॉर फाइनेंशियल 26 का अपना टर्नओवर कितना है अभी मैंने दिखाया था, वो है 600 करोड़। और जो पीक रेवेन्यू बनेगा वो कितना बनेगा? 2850 करोड़, ठीक है। कितना हुआ? 4 टाइम ज्यादा बन सकता है रेवेन्यू, विच इज अ गुड थिंग ना। ये समझ रहे हैं? जो दूसरे प्लांट का अगर 100% तक या 90% भी होता है तो आप समझ के रख दो जो कंबाइंड रहेगा कैपेसिटी दैट इज अप्रॉक्स 2500, तभी 4x होता है, ठीक है। अभी ये कब होगा मतलब, तो इन्होंने बोला कौन कौन में, इन्होंने बताया, हमें प्रेजेंटेशन में भी आपको दिख रहा होगा। इन्होंने कहा कि फॉर फाइनेंशियल 27 हम कोशिश कर रहे हैं और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। जो इसके यादव जी मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बताया कि हम 50% तक का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कर देंगे। तो अगर 50% होता है यार, और जो नया वाला प्लांट है उसका अगर कैपेसिटी 1800 से 2400 तक, मतलब पकड़ लो आप 2000 के लगभग, तो 50% अगर कर लो, और जो एग्जिस्टिंग है वो 50 है, और इस साल अगर 600 हुआ था, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है आराम से फॉर फाइनेंशियल 27 ये कंपनी यहां से डबल कर सकती है टर्नओवर, ठीक है। और मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कॉन कॉल में, आप जाके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हो, कि नेक्स्ट 8 क्वार्टर हमारा हाईएस्ट क्वार्टर होगा। मतलब अगले 2 साल तक ये कंपनी फाड़ के रखेगी, रेवेन्यू भी आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज भी आएगा और मार्जिन भी अच्छा खासा रहेगा। अभी आप समझो, ये तो मैंने आपको बताया। और जो फाइनेंशियल 28 में है, इन्होंने कहा कि हम 80% तक यूटिलाइजेशन तक जाएंगे। तो अभी क्या चल रहा है? अभी फाइनेंशियल 27, 28 में 29, मतलब अगले ये जो हमारा प्ले रहेगा ना, इट इज फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट 3 साल के लिए KRN हीट एक्सचेंज एक अच्छा खासा बेट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप समझो, यहां पे आप देख रहे होगे बस और AC रैंप अप, ठीक है। जो KRN है वो मेनली काम करती है HVAC में, ठीक है। उसके ये कंपोनेंट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी है उसने फाइनेंशियल 26 में 10-12 AC सप्लायर को, जो ये होता है मतलब वेंटिलेशन की सप्लाई होती है, ठीक है ना, आप समझो AC कंपोनेंट उन्होंने प्रोवाइड करे। और कंपनी टारगेट कर रही है कि इस साल फाइनेंशियल 27 में हम 160 करोड़ तक का अपना जो रेवेन्यू है वो बस सेगमेंट से लाएंगे। उसके बाद इन्होंने प्लान कर रहा है कि हम फाइनेंशियल 28 में और एग्रेसिव होंगे, और फाइनेंशियल 28 से ही वी विल ऑल्सो वेंचर इन द रेलवेज का HVAC, जो उनका हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग है, उसमें भी हम एंटर करेंगे। तो बस अभी हम बस की बात करते हैं, रेलवे तो फाइनेंशियल 28 में आएंगे। बस में एंटर करने से क्या होगा? यहां पे मार्जिन ज्यादा है, तो जो आपने देखा फाइनेंशियल्स में जो आ रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज, वो और इंक्रीज करेगा क्योंकि मार्जिन एक्सपैंड करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहां पे आप देख पा रहे होगे, यहां पे एक लिखा है PLI एंड प्लस RIPS अप्रूवल एक्सपेक्टेड टू फ्लो थ्रू। अभी क्या होता है PLI? क्या होता है? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है ना, मोटा मोटा बताता हूं। अगर आप में से कोई सेल्स में रहता होगा तो इंसेंटिव रहता है। जैसे अगर बॉस बोलेगा कि अगर आप 5 करोड़ का लोन करोगे तो आपको 10,000 मिलेगा, 10 करोड़ करोगे तो 50,000 मिलेगा। उसी तरह कंपनी क्या करती है ना, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना के काउंटर में एक्चुअली किया है व्हाइट गुड्स के लिए, कि यहां पे क्या रहता है ना कि
इंक्रीमेंटली एक बेस ईयर लेते हैं, इंक्रीमेंटली अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर मतलब आपने सपोज जो हमारी कंपनी है KRN, उसने फाइनेंशियल ईयर 26 में 200 करोड़ किया, ठीक है, तो उसको उस रेफरेंस को चेक किया जाएगा प्रीवियस बेस ईयर में, और अगर वो क्वालिफाई करती है तो उसको एक 5% का इंसेंटिव मिलेगा ऑन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूं, चलो बेस ईयर मान लेते हैं हम फाइनेंशियल 25 है और फाइनेंशियल 26 है। अभी एज एन एग्जाम्पल समझो कि फाइनेंशियल 26 में इन्होंने रेवेन्यू करा 200 करोड़ का और फाइनेंशियल 25 में करा 100 करोड़ का, तो कितना बना 100 करोड़, ठीक है ना। 100 करोड़ का 5% कितना होता है 5 करोड़, तो 5 करोड़ कंपनी KRN को दे देगी। होप ये आपको समझ रहा होगा। मैंने यहाँ पे बस इलस्ट्रेशन के लिए 100 और 200 में बताया, इसको रियल फिगर मत समझना, ठीक है। तो ये जो मान लो जो ये 5% आएगा वो क्या करेगा, वो भी तो हमारा मार्जिन बढ़ाएगा ना, जिससे कारण हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज और निखर के निकलेगा। दूसरी चीज है ना कि RIPFs है, मतलब ये राजस्थान का ये एक प्रमोशनल समझो, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है ना, ये इंसेंटिवाइज करती है, जैसे PLI करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो राजस्थान गवर्नमेंट करती है RIPS। तो यहां पे क्या होता है कि ये अप्रॉक्स 2030 तक का ये इन्होंने प्रोग्राम चलाया हुआ है। यहाँ पे जैसे मैंने क्या कहा कि इंक्रीमेंटली अगर रेवेन्यू का बेंचमार्क कंपनी मीट करती है, तो यहाँ पे भी अगर कंपनी रेवेन्यू टॉप लाइन का जो इंक्रीज है उसको मीट करती है, तो अप्रॉक्स 1.5% ऑफ द रेवेन्यू जो टॉप लाइन है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान KRN को देगी। सो कंपनी ने उसके लिए भी क्वालिफाई करा हुआ है। तो फाइनेंशियल 26 में इनको PLI भी मिलेगा 5% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और इनको रिप्स मिलेगा अप्रॉक्स 1.5% ऑफ द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो ये जो एडिशनल चीजें आ रही हैं, प्लस इनका जो बसेस का बिजनेस आ रहा है उसके कारण जो मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, ये सबके सारे के कारण इनका आप समझो मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपेंशन आने वाला है। एक जो लास्ट चीज मैंने आपको नहीं बताई वो है इनका एक्सपोर्ट। अभी भाई देखो, अभी करेंटली क्या है ना कि इनका अप्रॉक्स 15% एक्सपोर्ट होता है और बाकी डोमेस्टिक है, 85% डोमेस्टिक है। कंपनी का क्या कहना है कि हम इस जो एक्सपोर्ट का नंबर है उसको डबल करेंगे फॉर फाइनेंशियल 27। अभी डबल करने में इनका जो फायदा क्या होगा, ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट होता है उसमें मार्जिन ज्यादा रहता है, तो होपफुली उसके कारण ही मार्जिन एक्सपेंशन आएगा। एक्सपोर्ट में इनका जो मेजर मार्केट है दैट इज UAE, जहां पे 37% है, देन US है, फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, मतलब जिसमें आप यूरोप समझ लो, दूसरे कंट्रीज है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करा है, ठीक है ना। जिस भी दिन मैं ये कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा मैं अपने मेंटीज से शेयर कर दूंगा। प्लस एक जो रिस्क मुझे दिखता है इस कंपनी में वो है एक्सपोर्ट को लेके, और वो स्पेशली है UAE को लेके। आप समझो अभी थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है ना, तो हो सकता है जो UAE का इनका काम हो उसमें अगर ये जो जियो पॉलिटिकल इशू है ये और ज्यादा एग्रीवेट करता है, ठीक है ना, फर्दर एस्केलेट करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है। बट हैविंग सेड दैट, जो पोर्शन है एक्सपोर्ट का वो बहुत कम है, ठीक है ना। अगर 15 का 36% मतलब अप्रॉक्स इनके बिजनेस का 3 से 4% आता है UAE से, सो दैट इज वेरी स्मॉल। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करो। अगर आप मेरे को X पे दिख रहे हो तो फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी है जो मुझे ट्रैक करना चाहिए और जिस बारे में वीडियो बनाना चाहिए तो डू मेंशन इन द कमेंट। बाय, टेक केयर।